नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम 17 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो क्या यह कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है, लेकिन हमें यहाँ पर बात करना है कि कौन से गलत हैं। तो यह तो सत्य है। दूसरा कथन है, किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या विकृत मन के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो दे दिया गया है, इसकी वजह से यह कथन गलत हो जाता है। यहीं पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता होती तब वह सत्य होता। अतः क्या होगा उत्तर? केवल 2 होगा। यह द हिंदू में आई हुई खबर है। सीताराम येचुरी, यह सीपीआई के लीडर हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश को बर्खास्त करने की मांग की है। तो ऐसा उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने से भारत की आध्यात्मिक छवि संकुचित हुई है। ऐसा उन्होंने जज साहब ने कहा था। तो इस पर सीताराम येचुरी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने संविधान की अवहेलना की है। इस वजह से उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तो अब यहाँ पर आपके सामने यह प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। तो सर्वोच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है। इसी के अंकों को उलट दिया जाए तो अनुच्छेद 214 में क्या है? हाई कोर्ट है। तो यह बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। तो इन अदालतों के न्यायाधीशों को सिर्फ साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में है उल्लिखित। इसी और किसके लिए? यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 217 के 1 ख में है। तो इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 124(4) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। तो यानी बिना आदेश दिए नहीं हो सकता। और इसके लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि लोकसभा के 100 सांसद सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाना चाहिए। अगर प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति स्वीकार कर लेते हैं तो एक जांच समिति का गठन किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है और इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और कोई जाने माने विधिवेत्ता इसके सदस्य होते हैं। और यह समिति आरोप तय करती है और संबंधित न्यायाधीश को लिखित में जवाब देने को कहा जाता है। तो न्यायाधीश को गवाहों का परीक्षण करने का भी अधिकार होता है। जांच के बाद समिति इस बात पर फैसला करती है कि आरोप सही है या नहीं, तब वह आखिरकार अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अगर जांच समिति न्यायाधीश को दोषी नहीं पाती तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर वे उसे दोषी पाते हैं तो संसद के जिस सदन ने प्रस्ताव पेश किया था वह प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। प्रस्ताव पर तब चर्चा होती है और न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। उसके बाद प्रस्ताव पर मतदान होता है। अगर प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम क्या बताया था? 2/3 बहुमत का समर्थन मिल जाता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। फिर यह प्रक्रिया फिर दूसरे सदन में भी दोहराई जाती है। इसके बाद सदन राष्ट्रपति को समावेदन भेजकर उनसे न्यायाधीश को पद से हटाने का
लिए बात करता है। तो यह रही प्रक्रिया। अब बढ़ते हैं सिल्वर लाइन रेल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो पहला कथन है, यह परियोजना मुंबई और तिरुवनंतपुरम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। अब यहीं पर देखिए कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह परियोजना सीधे सीधे याद रखिएगा कि केरल के यानी केरल के कासरगोड को तिरुवनंतपुरम से यह जोड़ेगी। तो यहाँ पर मानचित्र में देखिए कासरगोड है और यह तिरुवनंतपुरम है, तो यही यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, यह विशेष रूप से बढ़ी हुई भार वहन क्षमता के साथ उच्च गति पर माल ढुलाई के लिए है। तो यहाँ पर यह कथन गलत हो जाता है, अतः आंसर 1 और 2 दोनों नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू में खबर आई हुई है, मेट्रोमैन श्रीधरन क्विट्स एक्टिव पॉलिटिक्स। तो उन्होंने सक्रिय राजनीति में थे, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, विधानसभा का हार चुके थे। इन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है। भारत में मेट्रो के विकास में इनका अमूल्य योगदान है। तो इस तरह से उन्होंने जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इसका फिर से विरोध किया है, और यह प्रोजेक्ट कहां से, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। यह 540 किलोमीटर लंबा है। तो ई श्रीधरन ने केरल सरकार की हाल ही में प्रस्तावित सेमी स्पीड सिल्वर लाइन परियोजना को गलत और बुरी तरह से नियोजित करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ेगा और राज्य को भारी कर्ज की ओर यह ले जाएगा। तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या? इस प्रोजेक्ट में राज्य के दक्षिणी छोर और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी छोर से जोड़ने के माध्यम से एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करना शामिल है। और यह 540 किलोमीटर लंबी लाइन है। 11 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। यानी अभी इंडियन रेलवे नेटवर्क को इस दूरी के करीब 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इससे जो है 4 घंटे से भी कम समय की यात्रा की जा सकेगी। और यह KRDCL या के रेल इसको कहते हैं, केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच संयुक्त उद्यम है और 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। तो इसमें जैसे कि कोल्लम, चेंगनूर, कोट्टायम, यहाँ पर मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, तो इस तरह से इन जिलों से होते हुए यह जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो यहां पर पोस्को मामले में सबूत का भार आरोपी पर होता है। तो क्या यह कथन सत्य है? एकदम सत्य है। पॉक्सो एक लिंग तटस्थ कानून है, यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर दोनों होगा। तो यहां पर यह दिया गया है, द हिंदू में आई हुई खबर है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने HC जज यानी हाई कोर्ट जज का नाम खारिज कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर को, यहां पर आप देख सकते हैं यह खबर है, जस्टिस गनेदीवाला के जनवरी में पारित 2 फैसलों को रद्द कर दिया था। तो इस तरह से कोलेजियम ने इस SC जज का नाम को खारिज कर दिया है, इसलिए यह चर्चा में है यह खबर। तो पॉक्सो कानून है क्या? तो यह यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। इसको कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो घिनौने अपराध को रोकने और ऐसा करने वालों को कठोर दंड देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम, जिसे पॉक्सो 2020 बनाया गया है। और यह कानून 2012 में ही बनाया गया था, लेकिन संशोधनों के तहत बाल उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया। तो इसमें प्रावधान क्या है? इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है। यानी इस कानून की धारा 4 में वो मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। तो इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से इसकी धारा 6 में अंतर्गत वो मामले आते हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म, दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। तो इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण, इन्हें जरूर देखिएगा। और इसमें इसकी विशेषताएं यही है कि बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चों को पूर्व
पूर्व परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थन व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह उन लोगों के बीच के अंतराल को पाटने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक मिशन मोड परियोजना है, जिन्हें नौकरी की जरूरत है, जो उन्हें काम पर रखना चाहते हैं। तो यहां पर यह कथन गलत हो जाता है। तो यहां पर इस कथन को हम गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह शिक्षा मंत्रालय नहीं, श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए पहला कथन असत्य हो गया। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण और अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेता, यह कथन सत्य है। अतः आंसर क्या होगा? केवल 2 होगा। तो यह परियोजना 2015 में पीआईबी में आई हुई खबर है। तो राष्ट्रीय कैरियर परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत में त्वरित और कुशल कैरियर संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए मौजूदा राष्ट्र में सुधार करके शुरू किया गया। तो यह 2015 में शुरू की गई थी और यह एक कैरियर परामर्श दाता का काम करती है। इसका उद्देश्य ही है उन लोगों के बीच की खाई को कम करना, जिन्हें नौकरी की जरूरत है, जो उन्हें नौकरी देना चाहते हैं। वे कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के बीच और जो परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो पीआईबी में यही दिया गया है। 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के लिए सरकार द्वारा किया गया कुल आवंटन 57 करोड़ रुपया। इसमें से 6 दिसंबर 2021 को 12.58 करोड़ का उपयोग किया गया है। तो इसके तहत जैसे 9,214 परामर्श सत्र आयोजित किए गए, 6,464 नौकरी मेले आयोजित किए गए और 3.16 लाख नौकरी चाहने वालों को एनसीएस पोर्टल के माध्यम से अंतिम प्रस्ताव पत्र मिले। तो यानी 24/11/2021 तक 90.47 लाख रिक्तियां जुटाई गईं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर, जो कि 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो यह सीधे सीधे मैपिंग का क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम कहते हैं आप लोग मैप जरूर देखें, रोज देखें। तो यहां पर दिया है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो अगर हम बात की जा रही है कि चूंकि ग्रेट निकोबार की बात की जा रही है, तो यहीं पर अगर हम बात करें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बीच में ही यह ग्रेट चैनल है। क्या है? ग्रेट चैनल है। तो ग्रेट चैनल यहां पर यह सुमात्रा द्वीप है। तो यहां मानचित्र में देखिए तो और आसान हो जाएगा। तो यह इस द्वीप को कहते हैं सुमात्रा द्वीप और यह जावा द्वीप है और यह बीच में सुंडा जल संधि है। ठीक है, तो इस तरह से यह एकदम नजदीक निकोबार के कौन है? इंडोनेशिया, श्रीलंका में दूर हो जाता है। तो यह उत्तर क्या होगा? सुमात्रा होगा। अतः आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र। तो महिलाओं की उम्र को 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है। तो यह जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इनकी जो उम्र पहले 18 वर्ष थी, अब 21 साल के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो यह 15 अगस्त 2020 को ही प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और वर्तमान में देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। तो उन्होंने ये कहा कि विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले को लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी बताया गया और इस फैसले का उद्देश्य यह है कि कम उम्र में शादी से मातृ मृत्यु दर के बढ़ने के खतरे को कम करना और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना। क्योंकि आज भी भारत में कुपोषण के मामले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए किन एक्ट में बदलाव होंगे? तो महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए सरकारी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के 3 कॉलम और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में बदलाव करेगी। इन तीनों में ही सहमति से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से पुरुषों के लिए 21 वर्ष होने का जिक्र है। तो इसमें संशोधन किया जाएगा। तो इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं सब पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।